हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन द अनदर टेस्ट पेपर ऑफ साउंड वेव्स। और साउंड वेव्स की थ्योरी के बारे में अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आई बटन के अंदर मैंने इसकी थ्योरी भी वहां पर ऐड कर दी है, तो जल्दी से उस वीडियो को देख लें आप थ्योरी के। अगर आपको थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम है तो, और अगर थ्योरी बहुत अच्छे से आती है तो डायरेक्टली यू कैन अपीयर इन द क्वेश्चंस, राइट। और घड़ी को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। जल्दी स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज क्या दिया हुआ है? आज का पहला सवाल कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन्स वॉइस इज 300 हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 1 मीटर। ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ अ चाइल्ड्स वॉइस इज 1.5 मीटर। देखो, मैंस वॉइस मतलब पहली फ्रीक्वेंसी, मैंस वॉइस की फ्रीक्वेंसी को मैं F1 बोल रहा हूं और वो दी हुई है आपको 300 हर्ट्ज और उसका लेमड़ा है ना। वेवलेंथ दिया हुआ है मैंस वॉइस के लिए 1 मीटर और चाइल्ड वॉइस के लिए लेमड़ा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर। और यहां से आपको क्या मालूम करना है? देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चाइल्ड्स वॉइस इज, फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, F2 मालूम करना है। देखो, भली मैन बोले, मैन के मुंह से आवाज आएगी या भली चाइल्ड के मुंह से आवाज आएगी, साउंड की स्पीड जो होगी वो मीडियम पे डिपेंड करती है। और मीडियम आपका क्या है? एयर, सेम है। तो यहाँ पर स्पीड दोनों की किस में इक्वल कर सकते हैं, और स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लेमड़ा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि F1 लेमड़ा 1 इक्वल्स टू F2 लेमड़ा 2। आपको क्या मालूम करना है? आपको F2 मालूम करना है। तो F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F1 लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा 2। F1 कितना है मेरे पास? 300। लेमड़ा 1 कितना हो गया मेरे पास? 1 मीटर एंड डिवाइडेड बाय लेमड़ा 2। लेमड़ा 2 कितना है मेरे पास? 1.5। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आंसर आपके पास? 200 हर्ट्ज विल बी द आंसर। सो ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, क्या है कि अ मशीन गन इज माउंटेड ऑन आर्मोर्ड कार। ठीक है। मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कार जो है 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। द गन कैन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार। ये गन अपोजिट डायरेक्शन में है। द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखो, एक मजल स्पीड आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। मजल स्पीड का मतलब होता है कि किसकी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अगर बुलेट बाहर निकल रही है वो किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू कार। ये होती है मजल वेलोसिटी या मजल स्पीड। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मजल स्पीड। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? ये एक्चुअल में क्या होगा? VB माइनस VC होगा। अब मुझे बुलेट की स्पीड मालूम करनी है तो बुलेट की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? मजल वेलोसिटी प्लस VC। अब मजल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखो, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और इस डायरेक्शन को मैं क्या ले लेता हूं? नेगेटिव। ठीक है। तो देखो, ये मैं कि मजल स्पीड दी हुई है आपके पास कितनी? ये दे रखी है आपको स्पीड ऑफ साउंड के बराबर, तो वो दे रखी है आपको 340। और ये लेफ्ट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है इसलिए मैंने प्लस 340 ले लिया। और वीसी वेक्टर मतलब कार की वेलोसिटी। कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव का 20। तो ये आएगा एक्चुअल में, यहां से बुलेट की स्पीड आ जाएगी मेरे पास कितनी? 320 मीटर पर सेकेंड। ये अपने को क्लियर है। इसने क्या पूछा है? द टाइम डिफरेंस बिटवीन बुलेट एक्चुअली रीचिंग एंड साउंड ऑफ फायरिंग रीचिंग एट अ टारगेट। सपोज ये टारगेट है मेरे पास, ठीक है। टारगेट और इसका 5 कितना डिस्टेंस पर है? किसी इंस्टेंट पर, अवे फ्रॉम अ कार एट एनी इंस्टेंट। सपोज ये एक इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट के ऊपर जो टारगेट का जो डिस्टेंस है, यहाँ से अगर आप देख रहे हो टारगेट का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है कितना? 540 मीटर। अब इसने क्या बोला है? द टाइम डिफरेंस बिटवीन बुलेट एक्चुअली रीचिंग, बुलेट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अगर अपन ये चेक करें, अगर अपने का चेक करना हो बुलेट को रीच करने में कितना टाइम, पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एंड साउंड ऑफ फायरिंग रीचिंग एट द टारगेट। देखो, साउंड को पहुंचने में टाइम अगर मुझे निकालना है, टाइम ऑफ साउंड, तो सिंपल क्या आएगा? सिंपल डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड ऑफ साउंड। डिस्टेंस कितना है? 544 है, ठीक है ना। 540 लिख दिया मैंने। कितना हो गया है? 544। और साउंड का स्पीड कितना है मेरे पास? 340। कितना हो गया मेरे पास? 340। ये हो गया टाइम ऑफ साउंड। और इसके अलावा द टाइम बिटवीन बुलेट एक्चुअली रीचिंग, बुलेट का टाइम कितना? बुलेट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट किसी इंस्टेंट के ऊपर।
तो डिस्टेंस तो हो गया मेरे पास 544 एंड डिवाइडेड बाय 320, है ना, स्पीड ऑफ बुलेट। आपको मालूम करना है बुलेट का टाइम और साउंड का टाइम का डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करना है आपको। तो ये हो जाएगा 544 अपॉन 320 माइनस 544 डिवाइडेड बाय 340। इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास 0.1 सेकेंड के आसपास ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। इट विल कम आउट टू बी व्हाट 0.1 सेकेंड। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन मोनोएटॉमिक गैस टू दैट इन वाटर वेपर एट एनी टेम्परेचर। देखो स्पीड ऑफ साउंड इन जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास, अगर आपको पता हो, वो होता है आपके पास गामा आर टी अपॉन एम, या एक और फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, गामा पी अपॉन रो। दोनों फॉर्मूला पता है। अब इसने क्या बोला है, एक एट एनी टेम्परेचर आपको साउंड का स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो निकालना है किसी एक टेम्परेचर पर। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर वैसी कांस्टेंट होता है, तो स्पीड ऑफ साउंड अपन निकाल सकते हैं। दोनों का रेशियो मालूम कर लेता हूं। तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये गामा 1 अपॉन m1 और m1 अपॉन गामा 1। बस ये रेशियो मालूम कर लो अब यहाँ से। अब देखो गामा 1 जो है किसके ले रहा हूँ, मुझे मोनोटोमिक गैस के लिए ले रहा हूँ, और मोनोटोमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5/3। और यहाँ पर मोनोटोमिक गैस जो है वो कौन सी है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इज 40 एंड गैस के लिए कितना है 40। तो इसका जो मोलिकुलर वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 40। 1 मोल का वेट कितना दे रखा है 40, तो 5/3 तो हो गया गामा और 40 वेट हो गया। और वाटर वेपर का कितना दिया हुआ है 18, और वाटर वेपर मतलब ट्राइएटोमिक, ये मेरे पास क्या है ट्राइएटोमिक H2O। तो ट्राइएटोमिक के लिए गामा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 4/3। उसको सॉल्व कर लो आप। 3 से 3 कैंसिल, 5 8 जा 14, 2 से काट दिया 9, 2 से काट दिया 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 3 और 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास रेशियो कितना 0.75। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। क्या दिया हुआ है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी लार्जेस्ट। अभी पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने कहा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गामा आर टी अपॉन एम, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब v जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा गामा अपॉन एम, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है डायटोमिक है, N2 भी क्या है मेरे पास डायटोमिक है, ये मेरे पास क्या है मोनोएटोमिक है, और ये मेरे पास क्या है ट्राइएटोमिक है, ठीक है। इसके लिए गामा की वैल्यू आपको पता है कितनी, ट्राइएटोमिक के लिए मैंने लिखवाई थी 4/3, और मोनोएटोमिक के लिए अपन ने लिखी थी 5/3 गामा की वैल्यू, डायटोमिक के लिए होती है 7/5, डायटोमिक के लिए होती है गामा की वैल्यू 7/5। और मोलिकुलर मास आपको H2, N2, He और SiO2 का पता ही है। इन सबको सॉल्व करोगे तो लार्जेस्ट जो आएगा वो हाइड्रोजन के लिए आएगा। इसको आप सॉल्व करना इस फॉर्मूला से, गामा अपॉन एम, गामा और एम का रेशियो निकालना आप चारों के लिए, तो वहां से सबसे बड़ा रेशियो जो आएगा वो आएगा आपका किसका, H2 के लिए, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम सेव कर रहे हैं अपन, है ना, तरीका कॉन्सेप्ट सीखें आप, कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी आ गई होगी कॉन्सेप्ट के अंदर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपन। क्या दिया हुआ है कि साउंड ऑफ इंटेंसिटी I is greater by 3.0103 dB from another sound of intensity this। दो इंटेंसिटी दी हुई है, एक ये हो गई, इसको I1 बोल देता हूं, इसको I2 बोल देता हूं, दोनों इंटेंसिटी का dB में डिफरेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन समझे आप, दोनों इंटेंसिटी का dB में डिफरेंस दिया हुआ है, तो साउंड लेवल dB के अंदर जो भी इंटेंसिटी होती है उसको अपन डेसिबल में अगर लिखना चाहें तो साउंड को अपन क्या बोलते हैं, साउंड लेवल बोलते हैं। तो वो होता है आपके पास फॉर्मूला, इंटेंसिटी का डेसिबल में रिलेशन जो होता है वो यही होता है आपके पास I अपॉन I0, ठीक है। अगर SL1 लिखूंगा तो ये I1 हो जाएगा। इसी तरीके से साउंड लेवल 2 अगर मुझे निकालना है तो ये होता है आपके पास 10 log बेस 10, ये हो जाएगा I2 अपॉन I0। अब इसने दोनों का डिफरेंस, यहाँ से दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है SL1 माइनस SL2, वो डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, वैसे नोट्स के अंदर जाके देखोगे आप वीडियो में, है ना, log दिस log माइनस दिस log, तो log a माइनस log b हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log a अपॉन b, तो ये आएगा फाइनली इट विल कम आउट टू बी व्हाट log I1 अपॉन I2। ये कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करा मैंने
तो यहाँ से log I1 अपॉन I2 आएगा, और ये डिफरेंस दिया हुआ है आपको कितना 3.0103 dB, ये dB में दिया हुआ है। तो यहाँ से 10 log बेस 10 I1 मेरे को I है जो मुझे मालूम करना है, और डिवाइडेड बाय 10 नैनो वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। I2 यहाँ से अगर आप लिखो तो नैनो में कितना हो जाएगा 10, नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹ और अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 और 1 5, 5 में से 9 गए, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴। ये कितना आ जाएगा 10⁻⁴। अरे समझ में आया क्या, वॉट पर मीटर स्क्वायर हो गया ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर में लिख दिया, क्योंकि फाइनल आंसर मेरे को वॉट पर मीटर स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, ये हो गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10⁻⁴ कितना -4। अब यहाँ से मेरे पास ये 10 नीचे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 0.3010 इक्वल्स टू log 10 बेस I अपॉन 10⁻⁴। ये इसकी वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है, log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है ये 0.3010 इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास log 10 बेस I अपॉन 10⁻⁴। दोनों तरफ log से log कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली तो I यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू, है ना, I अपॉन दिस इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। log को खेलना आना चाहिए आपको। अगर log में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो क्या कहते हैं, आप चैनल के ऊपर जाएं, वहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर टोटल 9 वीडियो हैं। तो जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ 9 घंटे के वीडियो देखना है, 9 आवर्स के वीडियो के अंदर आपका काफ़ी हद तक माहौल सेट हो जाएगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, क्या है कि 2 साउंड वेव्स मूव इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम। ठीक है, द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स आर इक्वल, प्रेशर एम्पलीट्यूड मतलब P नॉट पहले का और P नॉट एम्पलीट्यूड दूसरे का इक्वल है। ठीक है, बट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट वेव इज डबल दैट ऑफ सेकेंड, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट इज डबल दैट ऑफ सेकेंड। ठीक है, लेट द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड, देखो पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला P नॉट की टर्म्स में होता है P नॉट स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P नॉट स्क्वायर अपॉन 2ρV। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, P नॉट सेम है, 2 सेम है, और सेम मीडियम होने की वजह से रो भी मेरे पास सेम हो गया, और सेम मीडियम होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी मेरे पास क्या हो गई, सेम हो गई, मतलब पावर ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट हो जाएगा। और पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन बाय द 2 वेव, और 2 वेव का पावर ट्रांसमिटेड अगर P1 और P2 है तो P की वैल्यू क्या, पावर ट्रांसमिटेड जो होती है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है, पावर के प्रेशर के। ठीक है, और रो पे और V पे तीनों ही सेम है, तो P1 और P2 भी क्या हो जाएंगे मेरे पास, सेम हो जाएंगे, तो P1 और P2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि फॉर अ साउंड सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I corresponding साउंड लेवल इज B नॉट। देखो साउंड लेवल का फॉर्मूला अभी अपने लिखा था, साउंड लेवल होता है 10 log, है ना, यही बोला था मैंने, बेस 10 इंटेंसिटी अपॉन I नॉट। साउंड लेवल कितना दे रखा है आपको, B नॉट दे रखा है, और वो कितना दे रखा है 10 log 10 बेस I अपॉन I नॉट, और इंटेंसिटी I ही दे रखी है। ये तो मेरे पास रेफरेंस इंटेंसिटी है ना, ये 10⁻12 होती है, तो अपने को ध्यान है, ये तो I नॉट तो क्या रेफरेंस इंटेंसिटी है। इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड टू 4I, ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड टू SL2, तो SL2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 log 10 बेस इंक्रीज्ड टू 4I, तो I की जगह क्या हो जाएगा 4I एंड डिवाइडेड बाय I नॉट। तो न्यू साउंड लेवल बिकम्स, मतलब SL2 मुझे मालूम करना है, तो देखो यहाँ से डिफरेंस ले लें, पर डिफरेंस अपने को बहुत अच्छे से पता है, SL2 माइनस SL1, ये डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 10 log बेस 10, है ना, SL2 में से SL1, ये दोनों को माइनस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 4I अपॉन ये कितना आ जाएगा 4I डिवाइडेड बाय I से I कैंसिल, तो देखो SL2 मुझे मालूम करना है, तो SL2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, SL1 उधर जाएगा, SL1 की वैल्यू कितनी है B नॉट, तो B नॉट प्लस 10
ये कितना है 4 को क्या लिखता हूं मैं 2 का स्क्वायर, और पावर लॉग के अंदर पावर आगे आ जाती है हमेशा, लॉग के अंदर पावर क्या होती है आगे आती है हमेशा, तो पावर आगे आएगी तो क्या हो जाएगा 10 टू 20, ये हो जाएगा 20 log 10/2। 10/2 की वैल्यू log 2 की वैल्यू अभी अपन ने सीखी थी 0.3010 के आसपास होती है, और सॉरी 30 लिख देता है ना इसको मैं एक बार शॉर्टकट में, तो ये फाइनली मेरे पास क्या हो गया 125 जा 5 और ये 6 जा, तो ये आ जाएगा B0 + 6, और साउंड लेवल है इसलिए मेरे पास किस में आ जाएगा ये dB के अंदर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा तो C विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। मतलब सारे कॉन्सेप्ट मैंने जो थ्योरी वीडियो है उसके अंदर मैंने समझा रखा है, तो आप जाके देखो, कुछ नहीं 1 घंटे के अंदर सारा साउंड सीख जाओगे आप जबरदस्त तरीके से, है ना, जाके देखें आप। चलो अगला देखें, द साउंड के मैंने 3 साउंड लेवल के मैंने 3-4 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द साउंड इंटेंसिटी इज, भाई आई दिया हुआ है आपको 0.008 वॉट पर मीटर स्क्वायर एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, डिस्टेंस दे रखा है r इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है, फ्रॉम एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर अगर मुझे इंटेंसिटी लिखनी हो, यहाँ पर अगर मुझे इंटेंसिटी लिखनी हो तो वो क्या होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया, और इस पॉइंट पर पावर कितनी रिसीव हुई अगर वो मुझे निकालनी है, इसने ये पूछा है द पावर ऑफ द सोर्स इज अप्रोक्सीमेटली, है ना, ये पावर क्या होता है मेरे पास यहाँ पर जो सोर्स जो रखा हुआ है उसका पावर, तो सोर्स का पावर इक्वल्स टू कैसे निकालोगे आप इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये एरिया जो होता है वो क्या होता है 4πr², एरिया मतलब यहाँ पर जो एरिया आता है वो किसका एरिया आता है स्फीयर का एरिया, एरिया जो होता है वो किसका एरिया आता है स्फीयर का एरिया, क्योंकि इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी रिसीव हुई है, तो इंटेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसको क्या बोलोगे आप पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स पर यूनिट एरिया, तो 4πr² में ए एरिया, अगर इसको ऐसे लिखो अगर मैं ए एरिया के अंदर कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है P, तो यूनिट एरिया के अंदर कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा P/A, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं इंटेंसिटी, तो यहाँ पर जो एरिया है वो कितना 4πr², तो इंटेंसिटी तो हो गई मेरे पास 0.008, एक मिनट इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं ना, तो देखो पावर इक्वल्स टू क्या हो गया इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए, तो यहाँ से इंटेंसिटी तो हो गई 0.008 और एरिया हो जाएगा 4π इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना हो गया 10 का स्क्वायर, मतलब 10 × 10, ये पॉइंट हटाओगे क्या आएगा मेरे पास 1000 आएगा, और 2 0 तो उड़ गए, बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लो अब आप, 8 चौक 32, ये हो जाएगा 3.2, है ना, 8 4 32 डिवाइड बाई 10, 3.2 इंटू पाई, और पाई कितना होता है 3.14 होता है, तो ये नियरली इक्वल मेरे पास क्या आ जाएगा 10 के आसपास आ जाएगा 10 वॉट पावर, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपन, क्या दिया हुआ है कि साउंड वेव्स फ्रॉम अ ट्यूनिंग फॉर्क रिच अ पॉइंट P, मेरे पास ये F पॉइंट है, ठीक है, F से P पॉइंट तक, टू सेपरेट रूट्स FAP, एक रूट में ये बोल देता हूँ, एक इधर से जाता है, इसको AP बोल दिया मैंने, और एंड FBP, व्हेन FBP इज ग्रेटर देन FAP, दूसरा बोल देता हूँ मैं ये FBP, ठीक है, ये मेरे पास है। अब इसने क्या बोला है कि FBP इज ग्रेटर देन, मतलब जो पाथ है FBP पाथ को मैं बोल देता हूँ x2, इधर वाले पाथ की लेंथ, और इधर वाले पाथ की लेंथ बोल देता हूँ मैं x1, तो पाथ डिफरेंस क्या बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, देयर इज अ साइलेंस एट P पॉइंट, P पॉइंट पर मिनिमा आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो पाथ डिफरेंस कितना है, एक तो 12 सेंटीमीटर है, पाथ डिफरेंस ही तो हुआ है, मतलब इन दोनों FBP इज ग्रेटर देन 12 बाय ग्रेटर देन FAP बाय 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या पाथ डिफरेंस है, तो और साइलेंस अगर आ रहा है तो इंटेंसिटी क्या होगी मिनिमम होगी, और मिनिमम इंटेंसिटी पर डेल्टा एक्स कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर, इफ द डिफरेंस इज 24 सेंटीमीटर द साउंड बिकम्स मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम, पहली बार जो मैक्सिमम आ रहा है वो कितने पे आ रहा है 24 सेंटीमीटर पे, डिफरेंस कितना है मतलब पार्ट डिफरेंस कितना है 24 सेंटीमीटर, बट एट 36 सेंटीमीटर देयर इज अ साइलेंस अगेन, वापस साइलेंस अगेन, मतलब सेकंड टाइम वापस मिनिमा बना मेरे को,
सेकेंड टाइम वापस मिनिमा बना और कितना बना 36 सेंटीमीटर डिफरेंस पर। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये दो कंसेक्यूटिव मिनिमा है, दो कंसेक्यूटिव मिनिमा, और दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, लेमड़ा होता है। मतलब यहाँ से मैं लेमड़ा निकाल सकता हूँ, दोनों का डिफरेंस ले लो आप, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 12, तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 24 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा लेमड़ा 36 माइनस 12। अब इसने पूछा क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखो यहाँ से मुझे पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लेमड़ा, लेमड़ा आ चुका है, मुझे फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लेमड़ा, v कितना दिया हुआ है मेरे को 330 एंड डिवाइडेड बाय 24, और सेंटीमीटर में है तो 10 टू पावर -2, इसको सॉल्व करो आप, सो ये आपका आंसर निकल के आएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे आप, आपके पास क्या आ जाएगा 1375 हर्ट्ज विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, ऐसा मैंने नोट्स के अंदर भी आपको डिस्कस किया है इस तरह का क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, साउंड सिग्नल्स इज सेंड थ्रू अ कॉम्पोजिट ट्यूब एज शोन इन फिगर, ठीक है। द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ द ट्यूब इज आर, रेडियस मेरे को आर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज वी, ठीक है। द सोर्स ऑफ साउंड इज केपेबल ऑफ गिविंग वेरिड फ्रिक्वेंसी इन द रेंज ऑफ ν1 टू ν2, ठीक है। इफ n इज इंटीजर देन फ्रिक्वेंसी फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलेगी, यहाँ पर इंटेंसिटी आई मैक्सिमम तभी होगी जब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, साउंड इधर से आएगी, कुछ पोर्शन तो इधर से आएगा और कुछ पोर्शन इधर से जाएगा, और दोनों जब यहाँ पर मिलेंगे, जब इंटरफेरेंस करेंगे तो इंटेंसिटी कभी तो मिनिमम आएगी कभी मैक्सिमम आएगी। लेकिन इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब मेरे पास पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा, एन लेमड़ा के बराबर होगा। अब पाथ डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस, एक तो साउंड इधर से जा रही है तो इस पाथ की लेंथ कितनी होगी 2πr का आधा, मतलब πr, और एक वेव सीधी जाएगी मतलब डायमीटर के बराबर, तो ये हो जाएगा -2r, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एन लेमड़ा के बराबर। मुझे मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, यहाँ से लेमड़ा निकाल सकते हो आप। तो देखो यहाँ से लेमड़ा कितना आ गया, तो लेमड़ा आ गया मेरे पास r कॉमन π-2 एंड होल डिवाइडेड बाय n, लेमड़ा आ गया। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, v अपॉन लेमड़ा, तो देखो क्या आ जाएगा, तो v अपॉन लेमड़ा, ठीक है। तो ये तो v है, और लेमड़ा से डिवाइड करो, लेमड़ा कितना है मेरे पास r π-2 एंड डिवाइडेड बाय n, तो n ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये vn अपॉन r π-2, vn अपॉन r π-2, तो कितना आ गया देखो vn अपॉन r π-2, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या, सो b विल बी योर करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है कि अ पर्सन इज टॉकिंग इन अ स्मॉल रूम, person is talking in a small room and the sound intensity level is 60 dB, sound intensity level जो है वो 60 dB है। 60 dB का मतलब 60 इक्वल्स टू 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं, जब भी dB में दिया हुआ हो सीधा लिख दो आप 10 log 10 बेस उसका इक्विवेलेंट इंटेंसिटी में विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल I0, ये सीधा लिख सकते हैं अपन, ठीक है, एवरीवेयर विद इन द रूम। फिर इसने क्या बोला, इफ देयर आर 8 पीपल टॉकिंग साइमल्टेनियसली इन द रूम देन व्हाट इज द साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब साउंड का इंटेंसिटी लेवल क्या हो जाएगा, मतलब साउंड लेवल क्या हो जाएगा, मैं बोलता हूँ साउंड लेवल x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं, 10 log बेस 10, और इफ 8 पीपल आर टॉकिंग साइमल्टेनियसली मतलब इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 8 टाइम्स। भाई दो जने हमेशा ध्यान रखो आप, दो जने बोल रहे हैं 2 टाइम्स, 3 जने बोल रहे हैं 3 टाइम्स, या इंडिविजुअल इंटेंसिटी दी हुई हो तो उनको जोड़ लो, कुल मिला के सारी इंटेंसिटी जुड़ती है हमेशा अपॉन I0। तो देखो यहाँ से मैं क्या, अब मुझे मालूम करना है क्या, x मालूम करना है, बस इसको क्या कर दो माइनस कर लो, खत्म क्वेश्चन। तो x - 60 इक्वल्स टू 10 log बेस 10 है ना, ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, जब दो log में जब माइनस करते हो तो log के अंदर वाली चीज डिवाइड होती है, तो 8i अपॉन I0 डिवाइडेड बाई i अपॉन I0 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, तो x इक्वल्स टू 60 प्लस 10 log बेस 10, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2⁻3। तो देखो फाइनली कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से 60 प्लस 3 आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, और log 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसको मैं 0.3010 की जगह 0.30 लिख रहा हूँ,
तो ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा 60, और 0.3 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9। तो फाइनली आंसर विल कम आउट टू बी व्हाट 69 dB। ठीक है, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। क्या दिया हुआ है? एन इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्सेज ए एंड बी, दो कोहेरेंट सोर्सेज ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 लैम्डा। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है 4 लैम्डा है along the y-axis where lambda is the wavelength of the source। ठीक है, और डिटेक्टर D is moved on the पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये डिटेक्टर D है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसने क्या पूछा, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स x इक्वल टू 0 x इक्वल टू इनफाइनाइट एट विच मैक्सिमम विल बी ऑब्जर्व्ड। देखो मैक्सिमम ऑब्जर्व कब होगा? मैक्सिमम ऑब्जर्व तभी हो सकता है जब पाथ डिफरेंस जो हो वो लैम्डा का मल्टीपल हो। पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। अब देखो दोनों के बीच का सेपरेशन 4 लैम्डा है, तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस जो हो सकता है वो कितना होगा, 4 लैम्डा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं अब इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस ये मेरा x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर मैं यहां पर पाथ डिफरेंस अगर मैं चेक करूं तो अपन ने देखा हुआ है, मैंने आपको बताया वो भी थ्योरी के अंदर, कि अगर दो पॉइंट हैं उनके बीच का सेपरेशन जो होता है वही पाथ डिफरेंस होता है किसी भी एक पॉइंट पर। मतलब बी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस निकालना हो तो बी से निकलने वाली वेव का पाथ माइनस ए से निकलने वाली वेव का पाथ। अब बी पॉइंट पर देख रहे हो तो बी का तो कुछ पाथ कवर होगा ही नहीं क्योंकि उसी की पोजीशन पे देख रहे हो, तो इसका पाथ क्या होगा 0। लेकिन जब ए से वेव आएगी तो वो कितना पाथ कवर करेगी, 4 लैम्डा। तो पाथ का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 0, 4 लैम्डा। थोड़ा आगे, अब मैं यहाँ पर कहीं आगे आके सुनूंगा तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ पाथ डिफरेंस ऑफ 3 लैम्डा, क्योंकि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस आपका अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग आ जाएगा मेरे पास। फिर थोड़ा इधर जाओगे तो बी का भी कुछ पाथ आने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं 3 लैम्डा आएगा। थोड़ा और आगे जाओगे कहीं मुझे 2 लैम्डा मिलेगा, थोड़ा और आगे जाओगे तो मुझे कहाँ लैम्डा मिलेगा। ठीक है, और इनफाइनाइट, फाइनली इनफाइनाइट पे जाओगे तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, कि ऑलमोस्ट बी का पाथ और ए का पाथ लगभग क्या हो जाएंगे 0। लेकिन आपको क्या लेना है, इसका भी पाथ नहीं लेना है और इसका भी पाथ नहीं लेना है। तो पाथ डिफरेंस आपका मैक्सिमम कब आ रहा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा का मल्टीपल। मतलब लैम्डा का मल्टीपल कौन कौन सा नहीं लेना है, इसने बोला x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे नहीं लेना है, तो इन दोनों को हटा दो। उसके अलावा कितने बचे, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा और लैम्डा। तो 3 जगह ऐसी होगी जहां पर पाथ डिफरेंस जो होगा लैम्डा का मल्टीपल होगा, राइट, और वो किसके बराबर हो जाएगा, सो 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं अपन। क्या दिया हुआ है कि व्हेन अ साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वॉल, एक साउंड वेव जो है व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वॉल, है ना, एक वॉल है, वॉल से जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है तो ये क्या है मेरे पास, एंड पॉइंट है, ये रिजिड बाउंड्री है। रिजिड बाउंड्री पर नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको ध्यान हो, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है, ये अपने को बहुत अच्छे से पता है। अब इसने क्या बोला, द फेज डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट प्रेशर वेव। अब डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है, लेकिन जो प्रेशर, साउंड को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी इक्वेशन होती है और एक प्रेशर की फॉर्म में भी इक्वेशन होती है। डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर का बिल्कुल इनवर्स रिलेशन होता है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो उस समय प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब मैक्सिमा कब बनता है, जब फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, 0। तो देखो, व्हेन अ साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वॉल, द फेज डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट प्रेशर वेव, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में, तो पाथ डिफरेंस मेरे पास क्या होगा, 0। तो उसकी वजह से मेरे पास फेज डिफरेंस, मतलब पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरे पास, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, कभी भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो कभी भी मैक्सिमा नहीं बनेगा। ठीक है, और मैक्सिमा कब बनता है आपका, जब फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो, 0। समझ में आ रहा है। और यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास, तो यहां पर 0 पाई पे क्या होता है मेरे पास, अपोजिट फेज में होते हैं, तो वहां पर फेज डिफरेंस कभी भी, तो यहां पर क्या होगा, हमेशा मिनिमा आएगा। दो ही जगह देखते हैं अपन, या तो पाई पर देखिए, या तो पाई का मल्टीपल होता है या 2 पाई का मल्टीपल होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे चलता है अगर आपको ध्यान हो, या फिर पाई का मल्टीपल होता है पाई, 3 पाई, है ना, 5 पाई, इस तरीके से चलता है। सो 0 फेज डिफरेंस विल बी 0 फॉर द मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस। समझ में आ रहा है। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर द वेवलेंथ्स ऑफ द वेव्स गिविंग रेजोनेंस इन फंडामेंटल फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन मोड्स रेस्पेक्टिवली इन ओपन ऑर्गन पाइप। देखो ओपन ऑर्गन पाइप में
अगर आप फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखो, इसने पूछा है देन द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। अगर ओपन ऑर्गन पाइप में देखोगे तो F1:F2:F3, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये मेरे पास फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल। फिर सेकंड को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इस तरीके से चलता है। फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, इस तरीके से चलता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो होती है V/2L, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2V/2L, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3V/2L। ये अपन ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर देख चुके हैं। जो कितना आता है 1:2:3, फ्रीक्वेंसी का रेशियो आता है आपके पास 1:2:3। और फ्रीक्वेंसी के बारे में अपने को पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, V/λ। तो F और लैम्बडा का क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ से अगर मैं लैम्बडा का रेशियो निकालूँ, λ1:λ2:λ3, तो वो रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा, 1:2:3 का बिल्कुल उल्टा, मतलब 1:1/2:1/3। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड। देखो ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल मोड कैसे बनाते हैं अपन, देखना। ये ओपन ऑर्गन पाइप है मेरे पास, ओपन ऑर्गन पाइप बना लिया मैंने, है ना। इसके अंदर मैं क्या बनाता हूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव बनाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट वेव का कुछ पैटर्न इस तरह से बनेगा आपके पास, है ना। सेंटर पे तो क्या बनेगा, नोड, और बाकी यहाँ पर क्या बनते हैं मेरे पास, एंटी नोड और ये एंटी नोड। ये कौन सा वाला वेव, ये किसके केस में आ गया, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आप प्रेशर बनाते हो, प्रेशर के केस में जस्ट उल्टा रिवर्स होता है। प्रेशर में क्या बनता है, रिवर्स डायग्राम बनता है एकदम। प्रेशर में क्या बनता है, बिल्कुल रिवर्स। जहाँ पर नोड होंगे वहाँ एंटी नोड कर दो, और जहाँ पर एंटी नोड होते हैं वहाँ पर नोड बनाते हैं अपन, उल्टा होता है। तो प्रेशर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा एंटी नोड की जगह यहाँ पर नोड हो गया, और ये नोड था वहाँ पर एंटी नोड हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट पर प्रेशर जो होता है, क्या लिखा है इसने, द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ प्रेशर कहाँ पर होता है। तो मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ प्रेशर जो होता है वो मिड पॉइंट पर होता है, क्योंकि वहाँ मिड पॉइंट पर एंटी नोड बनता है, और वो भी कौन सा, फंडामेंटल मोड के अंदर। ये दोनों क्या बनाया मैंने, फंडामेंटल मोड ही बनाया। तो मिडिल ऑफ द पाइप, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, है ना। हमेशा याद रखिए प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। आप मेरे वीडियो को जाके देखो, मैंने एक एक चीज बहुत खूबसूरत तरीके से करवा रखी है। आप वीडियो को जाके देखोगे, थ्योरी के वीडियो को, तो काफी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है स्पीड V/4LC। ये क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, V/4LC। ये फंडामेंटल, ये देखो ये फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, जाके देखना आप। उसके बाद इज सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की क्या होती है, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या हो गया, सेकंड फ्रीक्वेंसी। अभी तो इससे पहले वाले में लिखवाई है मैंने, जहां पर लैम्बडा का रेशियो निकाला था अपन ने। तो सेकंड ओपन ऑर्गन पाइप की जो फर्स्ट जो होती है वो कितनी होती है, 2V/2LO। कितनी होती है, 2V/2LO। ठीक है, ये होती है मेरे पास फर्स्ट ओवरटोन। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2V/2LO। तो यहाँ से V से V कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, इफ द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप कितनी होगी। तो क्लोज पाइप की लेंथ यहाँ से कितनी आ जाएगी, क्लोज पाइप की लेंथ आ जाएगी मेरे पास L0 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ रहा है, LC उधर ले लिया, L0 उधर ले लिया। तो L0 कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो 50 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि ट्यूब ऑफ डायमीटर D, एक ट्यूब दे रखी है, इसका डायमीटर दे रखा है, ये ट्यूब है। ये ट्यूब का मेरे पास क्या आ गया, डायमीटर आ गया D। ठीक है, ये ट्यूब इस तरह से ट्यूब दे रखी है। ट्यूब की लेंथ दी हुई है L यूनिट, ओपन एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड पर ओपन है। ठीक है, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस फाउंड टू बी ν1। ओपन ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है ν1, और ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओपन मतलब V/2L, क्या होती है, V/2L। अब L की जगह यहाँ पर क्या आएगा, देखना समझना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है मेरे को, मतलब ये V दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वन एंड ऑफ ट्यूब इज नाउ क्लोज्ड, ये तो ओपन हो गया। उसके बाद सेकंड केस है मेरे पास क्लोज वाला, तो एक एंड को अपन ये क्लोज कर देंगे। ठीक है, द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट ट्यूब इज नाउ ν2 टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एंड करेक्शन। एंड करेक्शन अगर आप कंसीडर करते हो, एंड करेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो एक्चुअल में जो एंटी नोड बनता है, सपोज मेरे पास ये ओपन ऑर्गन पाइप है,
ना, इसका मेरे थ्योरी के अंदर मैंने चर्चा की है, इसकी चर्चा की हुई है मैंने, कि जो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर जो एंटी नोड होता है वो थोड़ा बाहर जाके बनता है, बाहर, तो जितना बाहर बनता है उसको बोलते हैं अपन एंड करेक्शन, और इसकी वैल्यू मेरे पास होती है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द पाइप, रेडियस ऑफ द पाइप, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है d, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय d, क्योंकि r को क्या लिखोगे आप, d/2, तो 2 से कैंसिल होगा 0.3d, तो ये एंड करेक्शन होता है। तो ओपन ऑर्गन पाइप में इधर भी एंड करेक्शन आ जाएगा सेम 0.3d। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होगा, एंटी नोड एक ही जगह आएगा, देखो आप क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर एंटी नोड एक ही तरफ आएगा, तो क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर एंड करेक्शन मेरे पास सिर्फ एक होगा ई, ठीक है। तो यहां पर अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे वो होती है v/2L, L की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी L की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 2, और L की जगह आ जाएगा ओपन ऑर्गन पाइप के केस में L प्लस, L तो हो गया एक्चुअल में पाइप की लेंथ, ये L प्लस E, तो ये कितना हो जाएगा 2E, ये कितना हो जाएगा 2E, तो ये हो गया मेरे पास क्या, ν1, ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या बोला, नाउ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज नाउ क्लोज, द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हमेशा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस ऑफ ट्यूब इज नाउ ν2, तो ν2 कितना हो गया, ν2 हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा V/4L, और L की जगह L इफेक्टिव, और L इफेक्टिव क्या हो जाएगा L प्लस, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप में एक्चुअल लेंथ में कितना सिंगल एंड करेक्शन जुड़ेगा, तो L प्लस E जुड़ गया मेरे पास ये। इसने क्या पूछा, ν2/ν1, आपको क्या निकालना है, ν2/, राइटिंग इतनी भयंकर है मेरी, क्या करूँ यार, ν2/ν1 निकालना है आपको, तो ν2/v से v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखो, तो ये आ जाएगा 1/2L प्लस E, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा L प्लस 2E, ये समझ में, डिवाइड करो आप, समझ में आ जाएगा आपको, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ν2 का L नीचे आएगा और ν1 का भी L अपोजिट में आ जाएगा, तो ये फाइनली आपके पास कितना आंसर आ गया, L अपना स्मॉल l दिया हुआ है जो भी, L प्लस 2E की वैल्यू क्या है 0.2E, मतलब E की वैल्यू 0.3d है, तो ये हो जाएगा 0.6d एंड डिवाइडेड बाय 2 L प्लस E, ये हो जाएगा L प्लस E हो जाएगा 0.3d। तो देखो ऑप्शन देख लो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, अरे समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन देख लो यहाँ पर क्या हो गया 1/2 0.6, और ये 17 का क्या आ जाएगा, C विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन 18 पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, द सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। देखो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी जो होती है 1:2:3 में होती है ना, ये फर्स्ट ओवरटोन होता है, ये सेकंड ओवरटोन होता है, ठीक है, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये मेरे पास क्या लिख रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट ओवरटोन, और ये होता है सेकंड ओवरटोन, लेकिन ये होता है ओपन के केस में। लेकिन क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो होता है 1:3:5 होता है, और ये मेरा क्या होता है फर्स्ट ओवरटोन, और ये होता है आपका सेकंड ओवरटोन, ठीक है, ये होता है मेरे पास ओपन और क्लोज के अंदर। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, सेकंड ओवरटोन मतलब ये ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप की सेकंड की फ्रीक्वेंसी लिखोगे आप, ये आ जाएगी 3v/2L ओपन, है ना, मल्टीप्लाई जो आएगा वो 3 आएगा, ये हाल हमेशा v/2L होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या आएगा, अगर फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हो तो 2v/2L, सेकंड ओवरटोन की बात कर रहे हो तो 3v/2L, अगर मैं थर्ड ओवरटोन लिखूंगा तो 4v/2L, इस तरीके से चलेगा। तो क्या दिया हुआ है, पाइप ए जो कि ओपन है, सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप ए एंड अ क्लोज पाइप बी हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। क्लोज पाइप का सेकंड ओवरटोन, ये क्लोज पाइप हो गया, इसका सेकंड ओवरटोन मतलब 5 v स्पीड ऑफ साउंड वेव अपॉन, यहां पर बस इसके अंदर क्या आता है 4 आता है, 4LC, इसके अंदर क्या आता है 4LC, ठीक है, इतना सा डिफरेंस, इसमें 2 आता है, इसमें 4 आता है, v से v कैंसिल, 2 जा 4, तो यहां से अब चलो आगे देखते हैं क्या है, द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ A टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ B। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ A अगर मैं लिखूं तो A की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v/2LO डिवाइडेड बाय, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज की क्या होगी, v/4LC, v से v कैंसिल हो गया, 2 से 2 जा 4, तो ये फाइनली ये मुझे मालूम करना है, और ये एक्चुअल में है क्या है, ये है 2LC/LO, मतलब मुझे 2LC/LO की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर देखो 2LC, देखो 2LC यहाँ से अगर मैं लिखूँ
2LC, 2LC उधर लेके चले जाता हूँ मैं, LO ऑलरेडी है, 5 इधर छोड़ रखा है ऑलरेडी, और 3 को नीचे ले आया मैं। तो देखो 2LC अपन LO तो निकालना था, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे 5:3। सो B विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अपन क्या है कि रेजोनेंस ट्यूब इज रेजोनेटेड विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग एयर कॉलम्स आर 32 एंड 100 सेंटीमीटर। देखो रेजोनेंट ट्यूब क्या होती है मेरे पास, रेजोनेंट ट्यूब की अगर अपन देखें, अपन रेजोनेंट ट्यूब अगर बनाए अपन, ठीक है, इसमें 2 मोड अगर मैं बनाऊं, रेजोनेंट ट्यूब के अंदर अपन 2 मोड अगर अपन ड्रॉ करें यहाँ पर, ये सारा थ्योरी में हर चीज बता रखी है मैंने यार इसका। तो फर्स्ट मोड जब बनाते हो, इसने क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट एयर कॉलम, फर्स्ट एयर कॉलम का मतलब, फर्स्ट एयर कॉलम का मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट एयर कॉलम मतलब ये फर्स्ट मोड, ये बन गया मेरे पास फर्स्ट मोड, ठीक है। यहां से यहां तक मेरे पास क्या आ गया, ई आ गया, और इसको अपन बोल देते हैं लेंथ 1, ये। और इस तरीके से सेकंड बनाना है, तो सेकंड में क्या बनेगा मेरे पास, ये सेकंड में बनेगा कुछ ऐसा, ये तो ये हो गया मेरे पास E, और यहां से यहां तक जो एयर कॉलम की जो लेंथ है उसको बोल दिया अपन ने L2। तो क्वेश्चन में L1 जो दिया हुआ है, L1 जो दिया हुआ है वो क्या है, नीचे मेरे पास ये पानी है, ठीक है, नीचे मेरे पास क्या हो गया, पानी हो गया। मतलब वाटर की लेंथ को ऊपर नीचे वेरी करते हो, तो इस तरीके से वेरी करते हो कि 2 फ्रीक्वेंसी अपने को सुनाई देती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मोड हो गया, सेकंड मोड हो गया। तो इसमें L1 जो दिया हुआ है वो दे रखा है आपको 32, और L2 दे रखा है आपको कितना, 100। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, L1 प्लस E, समझना, L1 प्लस E है ना, L1 प्लस E को क्या लिख सकता हूं मैं, ये क्या है मेरे पास, एंटी नोड, सॉरी ये नोड, ये तो क्या हो गया नोड, और ये क्या हो गया एंटी नोड। दो कंसेक्यूटिव, दो नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है, λ/4। तो ये हो गया मेरे पास λ/4, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 32 प्लस E इक्वल्स टू λ/4। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। दूसरी इक्वेशन यहाँ से लिखो, ये देखो ये मेरे पास क्या है नोड, फिर ये मेरे पास क्या हो गया नोड, और ये हो गया मेरे पास एंटी नोड। ये मेरे पास 3/4 वेव बन रही है, सोचो, या यहाँ से देख लो आप, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का सेपरेशन λ/2, और नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन λ/4। तो λ/2 प्लस λ/4 कितना होता है, 3 λ/4 होता है। तो यहाँ से इस वाले कॉलम के लिए इक्वेशन लिखोगे तो ये आएगा 100 प्लस एंड करेक्शन इक्वल्स टू 3 λ/4। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये 100 प्लस का डायरेक्ट फॉर्मूला भी वैसे लिखवाया मैंने आपको, है ना, जाके थ्योरी में देखें आप, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। 3 मल्टीप्लाइड बाय λ/4, λ/4 ऊपर से रख लो आप, कितना हो गया 32 प्लस E, क्वेश्चन में E की वैल्यू पूछिए, देन एंड करेक्शन विल बी, इसको सॉल्व करोगे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास में, है ना। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देख लो 100 और इधर से क्या आएगा 96, तो 100 माइनस 96 कितना हो गया 4, और इधर कितना है 3E, और E उधर से आएगा 2E, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2E, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, एक साउंड सोर्स है कितना 512 हर्ट्ज का है, ठीक है, प्रोड्यूसेस बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 विद अ गिटार, एक गिटार के साथ में। तो गिटार की फ्रीक्वेंसी कितनी पॉसिबल है, अगर बीट फ्रीक्वेंसी 6 आ रही है तो गिटार की वैल्यू या तो 512 प्लस 6 होगी, जो कितना हो जाएगा 518, या ये गिटार की फ्रीक्वेंसी है ना गिटार, या 512 माइनस 6 होगा, जो कि कितना बनेगा 506 हर्ट्ज, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी का ये मतलब, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू सोर्सेज, फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू सोर्सेज। तो ये मेरे पास साउंड सोर्स हो गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज दी हुई है। अब इसने क्या बोला, इफ द स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज स्ट्रेच्ड, देखो जब भी आप स्ट्रेच करोगे मतलब टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ती है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज़्यादा टेंशन होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मतलब गिटार की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं, अब ये हो गया मेरे पास फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, आप टेंशन को इंक्रीज कर रहे हो गिटार के अंदर तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब 500 या तो 518 अगर होगा गिटार की फ्रीक्वेंसी तो वो इंक्रीज होगा, या अगर गिटार की फ्रीक्वेंसी अगर 506 रही होगी तो वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब यही हुआ। अब इसने क्या बोला, ये बोल रहा है कि जब आप गिटार की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो देन बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बीट फ्रीक्वेंसी जो थी
वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, ये तो मेरे पास वही सेम है। बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, इन दोनों का 512 और इसका डिफरेंस अब डिक्रीज होगा। अब सोचो, अगर गिटार के, तो पूछा क्या है, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार, गिटार की फ्रीक्वेंसी पूछी है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मतलब आंसर आपका है तो 518 या 506। अगर एग्जाम में तुक्का मारना है तो भी 518 या 506 में से मारना, 512 और 524 में तो मारने का कोई मतलब ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ये गिटार की फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, अब समझना, अगर 518 इंक्रीज होगा, सपोज ये कितना हो गया 520, अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 520 माइनस 512 कितना हो गया, 8 के आसपास। तो डिफरेंस मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में बीट फ्रीक्वेंसी का क्या बोला हुआ है, डिक्रीज हो रही है। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, तो 518 की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, तो 518 आंसर हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, 506। चेक कर लो, अगर 506 इंक्रीज होके सपोज हो जाए कितना, 510, तो डिफरेंस देखो कितना हो गया, 512 माइनस 510 कितना हो गया, 2 वर्ड्स। मतलब बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है। इसका मतलब 506 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, इसको रिवाइंड करके सुनना और समझ में आ जाएगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, टू ट्यूनिंग फोर्स ए एंड बी प्रोड्यूसेस नोट्स ऑफ 256 एंड 262 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। मतलब एक ट्यूनिंग फोर्क है एफ ए, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 256, और दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है एफ बी, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 262 हर्ट्ज। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं। एन अननोन नोट साउंडेड एट सेम टाइम विद ए प्रोड्यूसेस बीट्स। ठीक है, ए को किसी अननोन के साथ में, जिसकी फ्रीक्वेंसी बोल देता हूँ मैं एफ के साथ में साउंड किया, तो कुछ बीट फ्रीक्वेंसी मिली। बीट फ्रीक्वेंसी मिलने का मतलब क्या हुआ, मतलब एफ में से अगर मैं 256 माइनस करूं तो मुझे डिफरेंस क्या मिलेगा, बीट फ्रीक्वेंसी के बराबर। ये तो होता है दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। आप 256 में से भी माइनस कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला, व्हेन द सेम नोट इज साउंडेड विद बी। जब सेम नोट को, सेम नोट मतलब सेम वही वाला सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, उसको एफ बी के साथ में साउंड कर रहे हो, तो बीट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस एज लार्ज। अब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही, ट्वाइस, मतलब एफ में से जब 262 माइनस करोगे, अब जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 2 टाइम्स आ रही है। तो इसने क्या बोला, द अननोन फ्रीक्वेंसी कुड बी, मतलब एफ की वैल्यू मालूम करनी है। कर लो मालूम भाई, देख यहां से लिख लो आप इसी इक्वेशन को, देखो क्या आ जाएगा, एफ माइनस 262 इक्वल्स टू 2 एफ बी। एफ बी कितना हो गया मेरे पास, एफ माइनस 256। देखो फाइनली कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 2f आ गया, f को उधर लोगे तो f हो गया, तो f इक्वल्स टू, और 256 इंटू 2 512 माइनस 262, ये आएगा। कुल मिला के सॉल्व कर लेना इसको आप, है ना, ब्रैकेट खोल दिया, इधर उधर लेके डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो 512 में से 262 गया, ये कितना आएगा 250 हर्ट्ज क्या आ जाएगी मेरे पास, अननोन आ जाएगी। तो 250 सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इन द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाके पढ़ना। डॉपलर इफेक्ट के अंदर जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान हो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ना, वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ सोर्स और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो स्पीड ऑफ सोर्स के ऊपर डिपेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट। तो स्पीड ऑफ सोर्स तो अफेक्ट करता है, क्योंकि फॉर्मूला में स्पीड ऑफ अफेक्ट आता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर भी आता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स भी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर नहीं आ रहा है, सो इट विल नॉट अफेक्ट, इट विल नॉट अफेक्ट। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर करवाया है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर सॉल्व करवाया है। ठीक है, क्या है देखो क्वेश्चन क्या है, एन इंजन ड्राइवर मूविंग टूवर्ड्स अ वॉल विद वेलोसिटी 50, ये 50 मीटर पर सेकंड से भाई मूव कर रहा है, इमिट्स अ नॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है वो है कितनी है, 1.2 किलोहर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल एज हर्ड बाय द इंजन। मतलब इसके बाद वापस फ्रीक्वेंसी जब लौट के आएगी, इसको जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी उसको बोलेंगे अपन एपरेंट फ्रीक्वेंसी। वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी उसको सुनाई देगी वो मुझे मालूम करना है। मैंने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको v दिया हुआ है 350। इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, अगर आपको ध्यान हो,
इसका शॉर्टकट बताया था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट, जब भी वॉल से रिफ्लेक्ट होके अगर ऑब्जर्वर वापस अगर सुन रहा हो तो उसको करने का तरीका क्या है, वॉल को भी क्या करो आप, उतनी ही स्पीड घुमा के दे दो। कितनी, 50 से वॉल इधर मूव कर रही है, और ये इंजन भी क्या कर दो आप, इंजन भी क्या कर रहा है, 50 से इधर मूव कर रहा है। अब इंजन क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वर, और इसको क्या बोल दोगे आप, सोर्स, क्योंकि फाइनली किसको सुनना है, इंजन को ही तो सुनना है वापस, इंजन के अंदर जो ड्राइवर है, वॉल एज हर्ड बाय द इंजन ड्राइवर। बस ये तरीका हो गया। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई मेरे पास, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 1.2 किलोहर्ट्ज। ये हो गया मेरे पास। बस अब यहाँ से इसको कर लो आप सोल्व, तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या आएगा, एफ एपरेंट। मतलब ये इट इज जस्ट लाइक टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट एक तरह की तरफ, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास क्या है, v माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी एस मल्टीप्लाइड बाय एफ। बस यहाँ पर वी नॉट और वी एस को विद साइन रखना होता है आपको, वी नॉट और वी एस को विद साइन रखना होता है। मैंने एक और चीज़ वहाँ बताई हुई, जब भी आपके ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हो, तो हमेशा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दो। जब अवे जा रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दो, सिंपल सा फंडा होता है। अब समझो, अब ये वाला वेरिएबल, अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी, डेफिनेटली यहाँ पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ से ज़्यादा आएगी, तो आंसर आपका 1.2 से ज़्यादा ही आएगा। तो ये तो हो सकता नहीं है, 1.2 हो सकता है नहीं है, तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये वाली चीज़ आपकी ग्रेटर देन 1 होगी तभी काम हो पाएगा। ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब ऊपर तो क्या कर लो आप, ऐड कर लो वी नॉट को, और नीचे क्या कर लो आप, माइनस कर लो वी एस को। ये हो गया। बस यहाँ से अब सॉल्व कर लो, तो एफ एपरेंट कितना आ गया, एफ एपरेंट कितना हो जाएगा मेरे पास, v प्लस वी नॉट, वी कितना है 350, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है 50 है ना, दोनों की स्पीड कितनी 50 है, एंड डिवाइडेड बाय 350 माइनस 50 एंड मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 1.2 किलोहर्ट्ज, ठीक है। ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये हो जाएगा 400 और नीचे हो जाएगा 300, तो 400/300, 4/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 3 4 जा 12, 0.4, तो ये हो जाएगा 1.6 किलो हर्ट्ज। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इसको करने का तरीका होता है, हमेशा ऐसे ही ध्यान रखें आप, हमेशा इसको इस तरीके से करें आप। अदरवाइज करने का क्या तरीका होगा, दो स्टेप में होता है। पहले इसको क्या करो आप, ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करो, इसको सोर्स की तरह ट्रीट करो पहली स्टेज में, फिर वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकलेगी, वो उसको मैंने F1 बोल दिया। फिर दूसरे स्टेज में क्या करो, इसको आप मान लो सोर्स और इसको मान लो आप ऑब्जर्वर, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F नहीं यूज करके आप क्या कर लोगे, F1, जो पहले केस से अपन ने F1 निकाली थी। और साइन कन्वेंशन यूज करना ही आपको, वी नॉट और वी ओ और वी एस के साइन कन्वेंशन के साथ में काम में लेना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, आप जाके देखना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। दोनों तरीके से करवाया हुआ है मैंने, है ना, क्रैश कोर्स के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, डॉपलर इफेक्ट में जाके देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है। एन ऑब्जर्वर मूव्स ऑन ए सर्कल एज शोन इन फिगर एंड ए स्मॉल साउंड सोर्स इज एट एस। ये साउंड सोर्स है। लेट ν1 ν2 ν3 बी द फ्रीक्वेंसीज हर्ड व्हेन द ऑब्जर्वर इज एट ए बी एंड सी। देखो ऑब्जर्वर ए पे अगर होगा तो ऑब्जर्वर मुझे इधर जाता हुआ दिखाई देगा, उस समय उसका मूवमेंट इधर होगा। जब ऑब्जर्वर सी पर होगा तो उसका मूवमेंट क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जब ऑब्जर्वर बी पर होगा तो उसका मूवमेंट क्या होगा, इधर होगा। तो जब ऑब्जर्वर ए पर है तो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है, ν1। जब ऑब्जर्वर बी पर है तो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है, ν2। जब ऑब्जर्वर सी पर है तो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है, ν3। ये तीन केस है। अब सोर्स मेरे पास क्या है, स्टेशनरी है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है मेरे पास, 0। अब देखो यहाँ पर, अब तीन केस है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले ए वाले केस के अंदर, ए वाले केस के अंदर क्या है, टूवर्ड्स मूवमेंट है। सोचो टूवर्ड्स मूवमेंट है, टूवर्ड्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है। बी वाले केस में अवे, सोर्स वही है, ऑब्जर्वर अवे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अवे, अवे के अंदर तो एक फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। और सी वाले केस में क्या है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं है। मैंने क्या बोला, जो डॉपलर इफेक्ट होता है हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्व होता है। इसका मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कोई अपरेंट चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगी फ्रीक्वेंसी। तो देख लो, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, ν1, सेकंड की कितनी है, ν2, बी पर कितनी है, ν2, और इसकी कितनी है, ν3। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ जाएगी, ν1 की, और उसके बाद में ये तो डिक्रीज हो गई है और ये कांस्टेंट ही है,
तो कांस्टेंट वाला इससे छोटा होगा और जो डिक्रीज हुई है वो सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा क्या हो गया, न्यू2। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पानी पी लो यार, गला बैठ गया। ऑलराइट, चलो लास्ट क्वेश्चन 25 क्या दिया हुआ है कि व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रेक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज्ड। तो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है तो उसमें एक जो पैरामीटर होता है फ्रीक्वेंसी इधर देखो या इधर देखो, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज्ड। ये बहुत ही कॉमन जनरल क्वेश्चन है, जेनरिक क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। इसको याद रख लो आप सीधा कि फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, तो कभी भी चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है? सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अपना पेपर का सोल्यूशन हो गया। राइट दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करके जाना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके आगे बढ़ जाएं आप। राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगेन एक नए खूबसूरत वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।